बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। कल बाय मिस्टेक मैंने लेक्चर नंबर 9 लिख दिया था। कल का लेक्चर 8 था, आज लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 6 का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू 5% एवरी ईयर, यानी कि कोई भी ऑटोमोबाइल आपके पास है, उसकी कीमत में हर साल 5% कमी हो जाती है। देखिए, हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं। अगर आपने उसको 1 लाख में ख़रीदा है, यानी 1 लाख में, तो अगले साल उसकी कीमत 1 लाख नहीं होगी, कुछ ना कुछ कम होगी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल है उसकी कीमत में हर साल 5% की कमी आती है अगर एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अब देखिए, चौथे साल के आखिर में, ठीक है, एट द 5वां साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज्ड फॉर ₹12,000। तो ऑटोमोबाइल की कीमत क्या होगी उस वक्त एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर के एंड में, यानी कि उसका फिर वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी 5% एक दफ़ा फिर, क्योंकि 5वां साल शुरू हो जाएगा। अब वो 12,000 में ख़रीदी गई है ऑटोमोबाइल। अब बताएं कि 4 साल बाद एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 यानी कि 4 साल के एंड में उसकी कीमत कितनी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो रेशो क्या है, नेक्स्ट वैल्यू पे प्रीवियस वैल्यू को डिवाइड करके निकालते हैं। अब ये ऑटोमोबाइल है, अब इसमें क्या कमी आ रही है, 5% की कमी आ रही है हर साल, तो इसलिए इसके रेशो क्या होगी, 1 - 5%। अब परसेंट का मतलब होता है 5/100, तो 1 - 5/100 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.95। अब A1 क्या है, 12,000। अब A1 क्यों ली 12,000, देखिए ये ऑटोमोबाइल की कीमत थी जब वो ख़रीदी गई। A1 पहली वैल्यू हो गई ना, दूसरे वैल्यू क्या होगी, A2, वो क्या होगी, इसकी कीमत में 5% कमी, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू क्या होगी, A3, उसकी कीमत में फिर 5% कमी, इस तरह, ठीक है। अब A1 आपके पास क्या है, 12,000। N5 क्यों लिया, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर के एंड में 5वें साल की फिर कीमत उसकी कम हो गई थी ना, इसलिए हमने N = 5 लिया। अब आपने क्या निकालनी है, 5th टर्म इसकी निकालनी है। An का फार्मूला क्या है, A1 r⁻n-1। N की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। A1 की जगह A1 की वैल्यू, अच्छा 0.95 की वैल्यू की पावर जो है 4, आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेनी है। अगर तो आपको पावर वाला बटन पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपने 0.95 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 दफ़ा 0.95 को 0.95 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 दफ़ा, 4 से नहीं, 4 दफ़ा, या फिर कैलकुलेटर से जो बटन होता है पावर के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आपको वो पता है तो उसकी मदद से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या गिवन है, x² - y², x + y डिवाइडेड बाई x - 1 इज़ x + y ओवर x - y⁻n, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक सीक्वेंस गिवन है और एंड में आखिरी एक जो टर्म है ना, वो पूछा गया है इस टर्म का कौन सा सीक्वेंस, ये यानी उसकी टर्म कौन सी है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म है, यानी कि हमने इसकी वैल्यू टर्म की नंबर बताने हैं, कौन से नंबर पे आती है लास्ट वाली टर्म, ठीक है। पहली टर्म दी गई है, दूसरी दी गई है, तीसरी, फिर डॉटेड लाइन है और फिर आखिरी टर्म। जो आखिरी टर्म दी गई है ना, हमने वो बतानी है कि ये कौन सी टर्म है। अब A1 फर्स्ट टर्म वो आ गई, x² - y²। उसके बाद nth, हम याद है आपको जब हम AP में सॉल्व करते थे, AP में इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें भी हमसे पूछा गया था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो AP का सीक्वेंस था, हमने उसको nth टर्म कहा था और n एंड में निकाल लिया था, ठीक है, आखिर में n को फाइंड आउट किया था। सिमिलरली इसमें भी उन्होंने कहा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो हम भी इसी तरह इसको nth टर्म कह देंगे और एंड में n को फाइंड आउट कर लेंगे। अब an आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म x + y डिवाइडेड बाई x - y⁻n,
9। अब इसमें रेशियो कैसे निकालनी है, सेकंड पे चाहे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, चाहे थर्ड टर्म पे सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हल करेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस वाई। आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है इधर। तो आपने यानी nth टर्म आपने इसको कह दिया ना, nth टर्म की जगह nth टर्म का फार्मूला लगाओगे, a1 की जगह a1 की वैल्यू लिख दोगे, r की जगह r की, an जिस टर्म को कहा उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दोगे, उसको सॉल्व करके n उसमें फाइंड आउट कर लोगे। चूँकि हमें इसमें n नहीं मालूम कि ये कौन सी टर्म है, तो हम उसमें nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म को लेके n निकालेंगे। r आपके पास आ गया 1/x माइनस वाई, nth टर्म का फार्मूला अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/x माइनस वाई होल पावर n-1 वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अब स्टूडेंट्स आप लोग आ जाओगे पेज नंबर 2 पे, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इसमें आपने an की जगह an की वैल्यू पुट कर देनी है, वो है आपके पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/x माइनस वाई होल पावर n-1। बच्चों आप राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, वो लिख दिया। एक्स माइनस वाई बटे में आ गया। अब देखो ऊपर भी एक्स माइनस वाई है, मैं सारी अभी आपको राइट साइड वाली सिंप्लीफिकेशन बता रही हूँ, ठीक है। एक्स माइनस वाई और बटे के नीचे भी एक्स माइनस वाई पावर n-1 है। अब जो नोमिनेटर में एक्स माइनस वाई उसको भी डिनोमिनेटर में ले आओ, n-1 और एक और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर जाते हैं तो भी नेगेटिव हो जाती है, जब नीचे वाली को ऊपर लेकर जाते हैं तब भी उसका साइन नेगेटिव में आ जाता है। अब उसमें एक्स माइनस वाई की पावर 1 है ना, जब कोई पावर नहीं गिवन होती तो अंडरस्टूड है कि वो पावर 1 है। 1 पावर को जब आप नीचे लेकर जाओगे तो वो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो पावर टोटल एक्स माइनस वाई की कितनी हो गई, n-2। अब उसके बाद आपने लेफ़्ट और राइट साइड पे कंपैरिजन करो। देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में x माइनस वाई की पावर कितनी है, लेफ़्ट साइड पे 9 और राइट साइड पे n-2 है, तो दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल रख दे। n-2 इज इक्वल टू 9, तो -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 आ जाएगा, तो n का आंसर क्या आ गया आपके पास 11, ठीक है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर बताती हूँ, आपसे कहा गया था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, ठीक है। आपने जो लास्ट टर्म थी उसको nth टर्म कहा, आपने फर्स्ट टर्म को a1 कहा, रेशियो निकाली, nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू बता दी कि n की वैल्यू आई 11, यानी कि ये सीक्वेंस की 11th टर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, अगर ए बी सी डी क्या है जी पी में है तो प्रूफ करो a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी भी जी पी में है, ठीक है। तो जी पी का मतलब ये होता है कि कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड कर दो, चाहे थर्ड टर्म पे सेकेंड को डिवाइड कर दो, आंसर सेम आएगा और उस आंसर को कहते हैं रेशो। अब हमने क्या किया, बी ओवर ए, सी ओवर बी, डी ओवर सी बराबर है ना। देखें सेकेंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड किया, थर्ड पे सेकेंड को डिवाइड किया, फोर्थ पे थर्ड को डिवाइड किया। पी ओवर ए बराबर है सी ओवर बी बराबर है डी ओवर सी, ठीक है। अब आपने पहली दो टर्म ले ली, बी ओवर ए बराबर है सी ओवर बी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया। उसके बाद आपने सेकेंड और थर्ड ले ली, सी ओवर बी बराबर है डी ओवर सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ गया। देखो पहली दो को बराबर रखा, फिर आखिरी दो को, तीनों आपस में बराबर है। अब कौन सी दो को नहीं रखा आपस में बराबर, पहली और तीसरी को, ठीक है। अब पहली और तीसरी टर्म को बराबर रखा इसमें इक्वल वाले में, रेशो वाले में, बी ओवर ए बराबर है डी ओवर सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आपके पास आंसर क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी, आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, आपसे कहा गया है कि प्रूफ करें कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन जी पी। तो आपने इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, टोटल 3 पार्ट्स हैं, आपने
कैसे करना है, आपने इनमें रेशो निकाल लेनी है, यानी आपने सेकेंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड करना है और थर्ड टर्म पे सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है और दोनों को इक्वल रख देना है। उसके बाद जो हमने ऊपर आंसर निकाले हैं ना, यानी जहाँ पे बी स्क्वायर आएगा आपने ए सी लिख देना है, फिर जहाँ पे सी स्क्वायर या बी डी आएगा उसकी जगह सी स्क्वायर लिख देंगे, यानी अकॉर्डिंग द रिज़ल्ट के हमें क्या चाहिए उसके मुताबिक इसमें सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। और बी सी की जगह ए डी का, ए डी की जगह बी सी आप लिख सकते हैं। ये जो 3 रिज़ल्ट इन तीनों को ही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन जी पी। देन b माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी हो जाएगा और c माइनस डी डिवाइडेड बाई b माइनस सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आ गया ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। देखो हमें दोनों आंसर बराबर चाहिए, हमें इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या चाहिए, b माइनस सी होल स्क्वायर। कहाँ से पता चला, पेज नंबर 3 पे हूँ, पेज नंबर 3 की पहली लाइन पे देखें स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। पेज नंबर 3 की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, ये रिज़ल्ट हमें चाहिए इसका, ठीक है। हमने इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब हम क्या करेंगे, ए सी की जगह हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए डी की जगह भाई हम बी सी लिख देंगे, बी सी की जगह बी सी वैसे आ जाएगा और बी डी की जगह सी स्क्वायर लिख देंगे। ये कहाँ से आया, ये हमें जो पीछे रिज़ल्ट हमने लिखे हैं ना यूजिंग वन, यानी फर्स्ट जो रिज़ल्ट है रेशो वाले निकाले थे वहाँ से ये लिखा है। अब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर आ गया, इसको b माइनस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही किया। अब देखो b माइनस सी होल स्क्वायर बराबर आ गया, यानी कि दोनों साइड का आंसर b माइनस सी होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन जी पी। चूँकि इनकी रेशो का आंसर सेम आ गया, ठीक है, दोनों की रेशो का आंसर क्या आया, b माइनस सी होल स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के जो बाकी 2 पार्ट्स हैं ना वो सेम इसी तरह सॉल्व करने हैं जिस तरह ये वाला करवाया गया है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा देना, जैसे आपके पास 2 है ना, आप उसको 1/2 लिख दो, 3 है तो 1/3 लिख दो, ये है रेसिप्रोकल। अब आपको जो टर्म्स दी गई है ना, a1 आर स्क्वायर, a1 आर रेज़ टू द पावर 4, वो कह रहे हैं इनका रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगा, यानी कि ऑलरेडी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है ना, a1 आर स्क्वायर और a1 आर रेज़ टू द पावर 4। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रूफ करना होता है ना तो आपने इसमें रेशो सेम प्रूफ कर देनी है। अगर रेशो सेम आ जाती है तो आपका रिज़ल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि सेकेंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही सब किया गया, ठीक है। सोल्यूशन से दोबारा देखते हैं। वी हैव टू प्रूव डैट कि हमने सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल लिया, ये क्या है आर इन जी पी, ये प्रूव करना है। अब हमने ली इसकी रेशो, आर फॉर रेशो, ठीक है। आपने क्या किया, सेकेंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, आपके पास देखो a1 से a1 कैंसिल हो गया, 1/r स्क्वायर आपके पास बच गया। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड टर्म पे सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो, a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो r4 है सिर्फ वो बचेगा, तो क्या बचा, 1/r रेज़ टू द पावर 4 स्क्वायर 2। सो रेशो दोनों में सेम आ गई ना। अगर रेशो सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो टर्म्स क्या है, जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है आपके पास। सो रेशो इज सेम, सो द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म एंड अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये कौन सी लाइन है, ये आपने दोबारा से क्वेश्चन वाली लाइन लिख देनी है, ठीक है। उसमें जो शो डैट है ना वो काट देंगे, तो उसकी जगह सो लिख देंगे, सो द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, चाहे सीक्वेंस भी लिख दो उसमें, फॉर्म एंड अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अगर ये भूल जाए लिखना तो आप सिंपल ये भी लिख देते हैं, हेंस द रिज़ल्ट, यानी जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग आ जाओगे पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें पेज नंबर 4 पे। अच्छा, अभी हमने जो पीछे किया है वो किया था क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द 3 कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव होते हैं एक दूसरे के साथ वाले, जैसे 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। वैसे जनरल बात कर रही हूँ, ज्योमेट्रिक में बात नहीं कर रही, जनरल नंबर्स में बात कर रही हूँ। 4 5 6 हो गया, ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपने ज्योमेट्रिक में
3 कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। आपको याद होगा सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक में किए थे, ठीक है। अरिथमेटिक में हमने क्या था कि हमारे पास उन्होंने कहा था कि 3 नंबर्स लें इन AP, तो हमने लिया था A - D, A और A + D। अब ज्योमेट्रिक में बात करनी है तो हमने क्या लिया, A1/R, A1 और A1R ले लिया, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमने ले लिए। इन 3 नंबर्स की वही रीज़न है जो हमने उधर AP में पढ़ी थी। उसमें मैंने कहा था कि कोई एक कंडीशन में D कट जाए, जैसे कि सम में D कट गया था, आपके पास A1 का डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें प्रोडक्ट में R कट जाएगा और A1 का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने 3 नंबर इस तरह के लिए हैं। अब हम कंडीशन पहले सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग द फर्स्ट कंडीशन। उसको मैंने लिखा है वो, यानी जो हम पहले कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट जो है ना वो 216 है, यानी कि जो नंबर आपने कंसीडर किए हैं ना, 3 नंबर लिए हैं, उनका जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास 216 आंसर आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, R से R कैंसिल हो जाएगा, A1 क्यूब = 216 क्यूब रूट ले लो, ठीक है। चाहे आप A³ - B³ वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। A³ - B³ बराबर होता है A - B A² + AB + B² और A² + AB + B² वाली जो टर्म आएगी वो आपके पास कम्प्लेक्स रूट देगा। तो A - B = 0 पुट करेंगे तो A = 6 आंसर आ जाएगा, एक मेथड। दूसरा यही कि आप क्यूब रूट ले लो, एक आंसर डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन, इनका सम लेना है, तीनों नंबर्स का सम का मतलब इनको ऐड करना है। वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। सबसे पहले तो आप इसमें से A1 कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद आपने इसका LCM ले लो, R को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, A1 की जगह 6 लिख दो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर 26 R हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे ले आओ। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, आपके पास R के 2 आंसर आ जाएंगे, एक आएगा 1/3 और एक आ जाएगा 3। A1 आपके पास क्या है, 6 आंसर पहले जो हमने फाइंड आउट कर दिया। R के ये 2 आंसर आ गए आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, A1/R, 3 नंबर्स भी तो निकालने हैं ना। पहला नंबर कौन सा हमने फ़र्ज़ किया था, A1/R। A1 और R की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपके पास 18 आ गया। दूसरा नंबर को हमने क्या कहा था, A1, 6 आ गया। तीसरे नंबर को हमने कहा था A1R, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो आंसर क्या आ गया, 2। जब हमने R लिया 1/3 तो आपके पास 3 नंबर कौन से आ गए, 18, 6 और 2। उसके बाद अब R आप ले लो 3। जब आप R 3 लोगे तो 2, 6 और 18 आएंगे। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा, तरतीब का। AP में जब हमने नंबर्स को सॉल्व किया था तब भी आपने ये देखा था, सिर्फ तरतीब का फ़र्क था, बाकी नंबर्स दोनों केसेस में सेम ही आए थे। तो एंड पे लाइन लगा के दूसरा इसका रिमेनिंग पार्ट किया हुआ है। सो द 3 नंबर्स आर 2, 6, 18 आर 18, 6 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे।